अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है, क्या मुल्क में अफरा तफरी का आगाज़ हो चुका है। यकीनन बड़े अफसोस की बात है और बड़ी तकलीफ की बात है कि आज न सिर्फ हम बल्कि इस तरह का हम कह सकते हैं कि मतलब एक खदशा या अंदेशा ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, और मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है या जो कुछ हालात हैं इस पर गहरी नज़र रखने वाले वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, जो अपने वतन से यकीनन उनको प्यार है, मोहब्बत है, और वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और एक ऐसी राह पर वो आगे बढ़े जिसका यकीनन हमारे जो मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने जो ख्वाब देखा था। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, जो आज हमारे इश्यूज़ हैं, आज जो हमारे मसाइल हैं, या फिर आज जिन पर हम बहस कर रहे हैं, वो कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। बल्कि जो मुल्क की सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि हर तरफ एक यकीनन फिर कहना पड़ता है कि एक अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। तो आज हम इस प्रोग्राम में न सिर्फ सियासी एतबार से क्या कुछ सूरत हाल है, बल्कि एक दर्द के साथ, एक फिक्र के साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो खदशात का इजहार किया जा रहा है वो दुरुस्त है, या फिर हुकूमत जो मोदी जी या फिर अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। दरहकीकत हमारे मुल्क में चल क्या रहा है और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, जो ज़ेरे बहस हैं, जो ऐवानों में है, जो मीडिया में है। वाकई ये हमारे मुल्क की तरक्की, फलाह बहबूद और हमारे मुल्क के हर शोबे की तरक्की के लिए या फिर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वाकई कितने ज़रूरी हैं, कितने अहम हैं, ये इसको भी हम तलाश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूर हमको बात करना पड़ेगा जो करंट सिचुएशन है, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो मामलात पेश आ रहे हैं और जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं। क्यों लोग सड़कों पर हैं? क्यों हम कह सकते हैं कि ज़रूर कश्मीर से लेकर कोची तक, कन्याकुमारी तक, केरला तक, और चाहे हम नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, सारे मुल्क में, आसाम की बात करें, एक यकीनन बेचैनी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस दरमियान हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनका जरूर एक ही जवाब है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अपोजिशन का किया धरा है और जरूर इसके पीछे जो है इनका कोई एजेंडा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि कोई बाहर का एजेंडा है। तो बहरकैफ इन तमाम बातों को देखते हुए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारा भारत, हमारा मुल्क किस डगर पर है, किस मोड़ पर ठहरा हुआ है, और आज वाकई हुब्बुल वतन होने के एतबार से, अपने मुल्क से मोहब्बत करने के एतबार से जो आम लोग सवाल कर रहे हैं उनको हम क्या जवाब दें, हम क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर यासरुल्लाह शकील साहब। मैं शकील साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब के अलावा हमारे साथ मनोज कुमार साहब हैं, जो यकीनन हम कह सकते हैं कि जहदकार हैं और वो सरगर्म रहते हैं, और साथ ही साथ हम कहें कि दलितों के हकूक़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए वो सरगर्म रहते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मनोज साहब का भी इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मनोज साहब, आपका 4TV न्यूज़ पर। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वाहिद नसीम साहब, सीनियर सहाफ़ी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वाहिद साहब का भी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल चंद एक तफसीलात पर नजर डालते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा व असातिज़ा पर किए गए पुरतशद्दुद हमले के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। याद रहे कि JNU में मुबैना तौर पर इंतहा पसंद समझी जाने वाली ABVP से मंसूब गुंडों की तरफ से किए गए हमले में कम अज कम 34 तलबा और असातिज़ा जख्मी हो गए। बेंगलुरु में अवाम सड़कों पर उतर आई और तलबा पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। उधर चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी के तलबा ने हाथों में बैनर थामे अपना एहतजाज दर्ज कराया। एक बैनर पर तहरीर था, आप तमाम फूल काट दे सकते थे लेकिन मौसम बहार को नहीं रोक सकते। एक एहतजाजी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मदद से ABVP के गुंडों ने कैंपस में तशद्दुद किया। दूसरी जानिब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में ABVP की तायद में मुजाहरे किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने JNU में ABVP तलबा पर मुबैना हमले की मजम्मत की और जख्मी तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। JNU
यूनियन की सदर एशे घोष ने कहा कि एबीवीपी ने मुनज़्ज़म तरीके से कैंपस के तुलबा व असातिज़ा पर तशद्दुद किया। याद रहे कि कल रात JNU कैंपस में एबीवीपी के मुबैना गुंडों ने घोष के सर पर लोहे की रॉड से ज़रब लगाई थी, इन्हें मारा गया था, जिसके नतीजे में इन्हें अपने सर में टांके लगवाने पड़े। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिनों से कैंपस में चंद RSS नवाज प्रोफेसर हॉस्टल फीस के खिलाफ जारी तुलबा की एहतजाजी तहरीक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा, ये इल्जाम आयद किया। JNU में दहशत जिस तरह से मचाई गई, गुज़िश्ता रात एक नाबिना तालिब इल्म को भी नहीं बख्शा गया। सूर्या प्रकाश नामी रिसर्च करने वाले तालिब इल्म को बेरहमी के साथ पीटा गया। मीडिया से बात करते हुए सूर्या प्रकाश ने भी बताया कि इन्हें इतना पीटा गया कि इनके हाथ पांव सूज गए। वो ये कहते रहे कि वो नाबीना हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पीटा गया। सूर्या ने बताया कि दहशतगर्दों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। कैंपस में रहने वाले एक तालिब इल्म ने कहा कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों से मुख्तलिफ हॉस्टल्स में वो रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है कि कुछ लोग दरवाजा तोड़कर तुलबा की पिटाई कर रहे थे। और JNU में जो तशद्दुद बर्पा किया गया, इसमें लड़कियां भी मुतासिर हुई हैं। एक तालिबा ने बताया कि रात भर लड़कियां डर और खौफ का शिकार रहीं, हमें गोली से मारने की धमकी तक दी गई। सबको पता है कि किसने किया, लेकिन वो नाम नहीं लेंगी। एक लड़की ने कहा कि हमें समझ जाना चाहिए कि मुल्क को कहां ले जाया जा रहा है। एक और तालिब इल्म ने बताया कि आहनी सलाखों का आजादाना इस्तेमाल गुज़िश्ता शब किया गया। JNU कैंपस में तशद्दुद के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने तुलबा व असातिज़ा पर किए गए हमले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की क़यादत में यह कमेटी पूरे वाक़े की तफ्तीश करेगी। दिल्ली पुलिस के राबता आम्मा अफसर रंधावा ने कहा कि कमेटी को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसे वो बहुत जल्द हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीक के लिए पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने JNU वाक़े को फाशिज्म सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लखनऊ, मुरादाबाद और दूसरे शहरों में ऐसे ही सरकारी सरपरस्ती में तशद्दुद के वाक़यात अंजाम दिए जा रहे हैं। पूरे मुल्क के लिए ये बाइस शर्म है। ममता बनर्जी का कहना था कि पुलिस भी क्या करेगी, इसे भी आला हुक्काम की तरफ से खामोश बैठने का हुक्म मिलता है। इसी दौरान कहा गया, आपको बता दें कि मौलाना आजाद की आवाज को जिंदा रखना है तो हमें जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा, और जिंदगी का सबूत एहतजाज है। ये चंद दिनों की नहीं बल्कि लंबी लड़ाई है और हम मुल्क को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हैदराबाद में मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 10 जनवरी को एहतजाजी मार्च निकाला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने JNU में जो कुछ हुआ उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। ये हम कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ ये एक तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें अगर हम देखें पिछले चंद वर्षों की, तो हर एक तस्वीर अपनी एक दास्तां रखती है। बहरकैफ मैं शकील साहब से आगाज़ करूंगा। शकील साहब, क्या कहेंगे आप? गुज़िश्ता रोज़ ही की बात है, JNU और JNU निशाने पर है, तो चलिए वहीं से आगाज़ करते हैं। एक नज़रियाती अख्तिलाफ भी है, मतलब JNU में जो कुछ हो रहा है बहुत ख़राब हो रहा है और इसको रोकने की ज़रूरत है, ये एक रुझान है। क्या कहेंगे आप? अब हमला भी हो रहा है। जैसा कि आपने आपके इब्तदाई कलिमात ने जो तमहीद बयान की है, उसके अंदर इस बात को भी कहा है कि मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का हर शहरी आज से नहीं, तालीम की जब से जबकि वो इब्तदाई तालीम लिया करता है जी, ये बराबर गुनगुनाया करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, बेशक हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल। लेकिन मौजूदा निज़ाम, मौजूदा इक़्तिदार पर जो लोग फायज हैं, उनको देखकर अब ये हालात मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हो गए हैं जो गुलिस्तान की हम बात करते थे, और आज मुझे ऐसा लगता है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां के लिए। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां के लिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
बेशक तो बेशक। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप कहीं का भी लीजिए, अरे कौन से फैसले मुल्क के हक में कर रहे हैं आप लोग, आप चाहे कोई भी फैसला ले लीजिए, अगर आपका जो हिमायती जो गुलाम मीडिया है भले ही उसकी तशहीर करके ये ठहराने की कोशिश करता है कि आपने सही फैसला किया है, बता दीजिए कि तुलबा के साथ जो ज्यादती हो रही है, मैंने आज एक तालिबा के मुंह से ये अल्फाज सुने हैं जी। हार्डली मैं समझता हूं कि उसकी उम्र 21 से 22 साल के दरमियान थी। जी जी। उस लड़की ने जज्बात में आकर ये कहा कि जो कि पूरे हिंदुस्तानियों को झंझोड़ने वाली बात है जी। उसने ये कहा कि मैं पूरे मुल्क के लोगों से दरखास्त कर रही हूं, अपील कर रही हूं, तो बचा लीजिए अपने मुल्क को, बचाइए अपने मुल्क को, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ये मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू एक तालिब इल्म के मुंह से मुझे सुननी पड़ी, उन लोगों के लिए जिन्हें हिंदुस्तान पर नाज है। कहां गए वो लोग जिन्हें हिंदुस्तान पर नाज है, मुझे समझ में नहीं आता, जो लाल किले की फसील पे खड़े होकर बड़े बड़े बातें करते हैं। लेकिन आज इस तरह का जो माहौल इस मुल्क में पैदा कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क को किसी बैरूनी खतरे का शिकार नहीं होना चाहिए, मुल्क को किसी बैरूनी खतरे से खौफ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दाखिली खौफ मुझ में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात इस तरह से पैदा किए गए हैं, तालिब इल्मों को मारा पीटा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना जो दर्द है इस मुल्क के लिए, मैं तो यही कहता हूँ कि जो तहफ्फुज़ की जो बात हो रही थी, अरे हम तो ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान की हुकूमत हमें दाखिली खतरों से बचाएगी। हम ये कह रहे थे कि हम ये समझ रहे थे कि सरहद पार से हमारी फौज खड़ी हुई है, हमें उनसे खतरा है, हमारी फौज वहां खड़ी हुई है। अब बताइए कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर गुंडे घुसकर मार देते हैं, हमला कर देते हैं, लड़कियों पर हमला किया जाता है। ऐसे कैसे मर्द हैं मुझे समझ में नहीं आया कि मासूम लड़कियों के ऊपर हमला कर देते हैं, सर फोड़ दिया जाता है, आनी सलाखों से हमला किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान की रिवायत है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो रिवायत है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, वो ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं हो सकती। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान के लिए, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इस गुलिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी न सिर्फ तलबा की बल्कि उन तमाम अवाम की होती है जो आज हिंदुस्तान के लिए दर्द महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिन और भी खराब होने वाले हैं जिस तरह से हुकूमत का जो निजाम चल रहा है, और मुझे देखकर तो डर होता है कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है। लेकिन हम वतनों से उम्मीद है, एक हम वतनों से मुझे यही उम्मीद है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क के दस्तूर को बचाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत को कुचल कर रखेंगे। मनोज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से शकील साहब ने, हमारे मौजूद मेहमान ने कहा कि जो गुलिस्तान हमारा है वो खतरे में है, तो मेरी आवाज मिल रही है मनोज साहब आपको? यस सर, मिल रही है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह के मतलब खतरात का एक इजहार किया जा रहा है और समझा जा रहा है कि देश को बचा लें, मुल्क को बचा लें, लेकिन यहाँ पर अगर हम JNU की बात करते हैं तो यहाँ पर आज हमारे मतलब वजीर खारजा भी जो है उनके जानिब से भी ये बयान आ रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग जो हैं, ये इनकी जो जहनियत है या फिर ये जो जिस तरह का एक जहन लोगों को दे रहे हैं, ये सब कुछ जो है अपोजिशन का किया धरा है। ऐसी कोई बात हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे अमित शाह की बात कर लें, हम मोदी जी की बात कर लें, या फिर हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा किसी की भी बात कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बस चंद पार्टियां हैं जो कमजोर हो गई थी, वो अपने आप को फिर से जो है संभालने के लिए सब देश में करवा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये जो कुछ चल रहा है ये बस एक आर्टिफिशियल है, ये खामखा का है, जो कुछ हुकूमत कह रही है वो दुरुस्त है? जी, आप क्या कहेंगे? मेरा सर कहना यह है कि ये प्लान बनाकर, योजना बनाकर किया जा रहा है जी। और अगर अपोजिशन की बात करें, हाँ। तो भारत में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भारत में है ही नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, जो 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन सभी का एजेंडा एक ही है। वो दिखावे के लिए बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। राज्यसभा और लोकसभा में उनकी सहमति रहती है 100%। फील्ड में SC, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी को लुभाने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। अभी जिन एजेंडों को कांग्रेस ने छोड़ा था पिछली जो है लोकसभा 14 के पहले 9 के लोकसभा में, तो उन्हीं एजेंडों पर इम्प्लीमेंट बीजेपी जो है कर रही है। अभी ये योजना बनाकर प्री प्लानिंग, अयोध्या का फैसला आया, फिर उसी बीच में पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ा दिया बगैर जनता की राय के, फिर JNU का भी मुद्दा उसी पीरियड में है, फिर एनआरसी का कर दिया। तो इस तरीके से देश का जो माहौल है वो माहौल प्री प्लान बनाकर ही किया जा रहा है।
देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, भुखमरी की कगार पर है। इस समस्या का हल न करके ऐसे तमाम मुद्दों पर उलझाया जा रहा है, बारी बारी से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जो है अपोजिशन की जानिब से ये सब कुछ हो रहा है, जबकि मौजूदा जो सरकार है, एनडीए सरकार है, वो अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ अपोजिशन का किया जा रहा है। अब तो बात ये आ रही है कि ये कोई बाहर का जो है कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह की हमारी मीडिया जो है खबरें चला रही है। अभी जो कुछ चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है बाहरी ताकतों का जो है हाथ है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें सर ऐसा है कि इसमें हमें अगर भारतीय संविधान को हम अध्ययन करें तो बारीकी का अगर पता लगाएं तो बारीकी ये है कि भारत में जो हिंदू जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू नाम के पीछे कोई और षड्यंत्र कर रहा है। हिंदू के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग लोगों को इसमें काउंट करके इसकी संख्या बढ़ाई जाती है और इन सब का लीडर देश का ब्राह्मण बंधु कर रहा है और हिंदू के नाम पर इनको काउंट करके और मुसलमान भाइयों के साथ में हमेशा उतारा जा रहा है। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम साथियों को वो हिंदू मान रहे हैं और हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा ये जो है अंग्रेजों से पहले का चला रहे हैं लगातार। अभी जब अधिकारों की बारी आती है, जब SC, ST, OBC के लोग अधिकार मांगते हैं जी तो उनको दलित बना दिया जाता है, पिछड़ा बना दिया जाता है। अगर मुसलमानों के विरोध में लड़ाना है तो इनको हिंदू बना देता है और इन सबका नेतृत्व करता ब्राह्मण है। लेकिन अब आप पर ये इल्जाम लगेगा कि आप ये जातिवाद की बातें कर रहे हैं, मतलब दलित अगर जातिवाद नहीं है सर। 15वीं लोकसभा का जो आंकड़ा है, आप 15वीं लोकसभा का देख लीजिए तो 367 367 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कौन लोग थे? वही लोग थे। अभी इस लोकसभा का आप आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तो अपर कास्ट में जो हिंदू है यानी ब्राह्मण है तो वो ही नेतृत्व कर रहा है और SC, ST, OBC को इनको हथियार बनाकर मुसलमानों के विरोध में उतारने का काम हो रहा है। और मुस्लिम भाई हैं तो वो गैर मुस्लिम को हिंदू मान बैठते हैं। तो ये समस्या की जड़ है, बहुत बड़ी जड़ है देश की। तो इसको समझ पाना, ये सारे मुद्दे जो आंकड़े बनाकर किए जा रहे हैं और इसमें शिकार धार्मिक अल्पसंख्यक को भी इसमें शिकार बनाया गया, अनुसूचित जाति को भी शिकार बनाया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को बनाया ही जा रहा है। ये संविधान को मानते ही नहीं है, मानने वाले लोगों की सरकार ही नहीं है। तो हम जाहिर सी बात है कि हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते। इनके सारे के सारे निर्णय संविधान विरोधी हैं। ठीक है, मैं आपके तरफ आता हूँ। आप कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी जो इनके फैसले रहे, जो इक़दामात हैं, मैं बिल्कुल मनोज साहब आपकी तरफ आता हूँ, दिल्ली का रुख करता हूँ जी। बिल्कुल, एक बात और बोलना चाहूंगा, ये संविधान के विरोध में सारे निर्णय हैं। और 92 का जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था तो मंडल कमीशन में OBC को पिछड़े वर्ग को निर्णय देना था, उन्होंने निर्णय नहीं दिया और निर्णय नहीं दिया, न्याय भी नहीं दिया, बल्कि OBC के विरोध में और रिजर्वेशन खत्म करने का मामला आया। 52% OBC को 27% रिजर्वेशन देने की बात कही और इनको हिंदू के नाम पर काउंट किया गया जब अधिकार की बात आती है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के विरोध में निर्णय दिया। यही मुस्लिम साथियों का सच्चा समिति का जो मामला था इम्प्लीमेंटेशन का, कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी उस काम को पूरा कर रही, बदला ले रही है। तो जो कांग्रेस की प्लानिंग थी वही बीजेपी की है, कम्युनिस्ट की है, इनमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है 70 सालों में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सब बराबर है। ठीक है भाई साहब, आपने शकील साहब को भी सुना और फिर मनोज कुमार साहब को भी सुना, आप क्या कहेंगे? जो सूरत हाल बनी हुई है, देखिए कहा यही जाता है कि जब इंसाफ नहीं होता है तो फिर इंतशार होता है। तो जिस तरह से मनोज साहब ने भी कहा, हम ये कह रहे थे, हम सवाल जिस तरह से आज अपोजिशन की जानिब से बरसरेकार जमात पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और फिर बरसरेकार जमात जो बीजेपी या एनडीए की बात करें हम तो वो अपोजिशन पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। लेकिन मनोज कुमार साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये सभी जो है कहीं ना कहीं एक ही हैं। इनके जितने भी मुद्दे हैं तो ये अपने फायदे हासिल करते हैं, जबकि जो बड़ी तादाद है मुल्क की वो इंसाफ से महरूम है। क्या कहेंगे आप, जो कुछ अभी चल रहा है इस सूरत हाल को भी मिलाकर अगर देखें तो क्या आपका कहना है? देखिए, अगर आप पॉलिसी मैटर पर और भारत के जो ह्यूमन
स्थिति है, अगर उस पर बात आ गई है तो मैं इसको भी जोड़ लेता हूँ। इसको बिल्कुल एंड में आऊंगा कि जेएनयू में क्या हो रहा है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है। दरअसल हम अभी भी जो पकड़े हैं मनोज साहब ने बात को, वो थोड़ा सा इंटरनल पकड़े हैं चीजों को, और ये पूरी दुनिया में इस तरह के खेल खेले जाते हैं, हिंदुस्तान उसमें अकेला नहीं है। अफ्रीका में भी इस तरह के खेल खेले जाते हैं, यूरोपियन यूनियन शायद इससे थोड़ा बाहर निकल गया है। अलबत्ता जो गैर यूरोपियन मुल्क हैं उन सभी मुल्कों में इस तरह के षड्यंत्र लगातार चलते रहते हैं। तो ये सब सत्ता की कहानी है, और सत्ता भी किसकी कहानी है। देखिए, शायद भारतीय मीडिया जो इल्जाम लगा रहा है, या भारतीय मीडिया के अलावा जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई हो सकती है कि कोई विदेशी ताकत है, मगर विदेशी ताकत कौन और कैसे हो सकती है, मैं इस पर थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी देखिए, एक सीरीज है जो कंपनियां होती हैं जिनको रोजगार और कारोबार करने होते हैं, अपने हितों में फैसले लेने होते हैं, हथियारों की जो डील होती है, हथियारों के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों की देश भर में पूरे वो मिलियंस ऑफ डॉलर के जो डील्स होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, और एक दूसरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियों की भी जो डील्स होती हैं वो भी डील होती हैं। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? इसमें दिक्कत आती है कि किसी तरीके से भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत में बनाया गया है, इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत रहती है। अनस्टेबिलिटी मतलब एक कोई विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी सरकारें हैं जो एक यूनिट को आगे तक फॉलो करती हैं, उनका कोई भी प्रेसिडेंट बदले, कोई भी प्रधानमंत्री बदल जाए, वो लगातार एक कंटिन्यूशन में एक फ्लो में बनी रहती है। मगर हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में ये होता है कि आज ये डील की 5 साल का प्लान बनाया, तब तक डील एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाई है, सत्ता बदल गई या सरकार टूट गई 2 साल 2.5 साल के अंदर, फिर कोई तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, उसके साथ नए सिरे से डील की गई। तो मुझे लगता है कि विदेशी को एजेंसी शायद जिनका जिक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी या मीडिया, उन मीडिया ने जरूर उन कंपनियों ने कोई ना कोई प्लान किया है कि कोई परमानेंट ऐसी चीज स्टैब्लिश की जाए कि भारत की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए, और डेमोक्रेसी को खत्म करके वो अपनी मनचाही उन डीलों को मनवाए, ऐसी ताकतवर सरकार देके जो चुनाव न करा सके, जो इस देश की जनता को दबाए रख सके, जूते से मसल दे, और उनकी और जनता की इस देश की औकात न हो कि वो उन कंपनियों के हितों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। ऐसा जरूर हो सकता है इस देश के अंदर, क्योंकि ये देश के अंदर जो इस पैरामीटर को लेके आप देखेंगे अफ्रीका के देशों में क्या होता है कि वहाँ एक ताकतवर जो है डिक्टेटर होता है, वो डिक्टेटर आप जब डील करने उसे जाते हैं, वो 30% 40% की रिश्वतें मांगता है मोटी। आप उसके देश की जनता के खिलाफ कोई काम करिए या उस देश के खिलाफ उसकी खनन नोटी दीजिए, उसको राजा जो डिक्टेटर होता है उसका फायदा पाइए ताकि सब भूल जाइए। तो इसलिए पूरी कंपनियों को अफ्रीका में सिर्फ एक आदमी से डील करनी होती है, वो उस देश की जनता को मसल देता है। आज अफ्रीका के देश कीड़े मकोड़ों की तरह इसलिए जी रहे हैं कि तमाम खदानें उनके पास है, तमाम सराय उनके पास है, उसके बाद वो जनता लुंगी में घूमती है, उनके तन पे कपड़ा नहीं होता, उनको भिखारी बना के रखा है, इसलिए कि उनके ऊपर डिक्टेटर ताकतवर सरकारें बैठी है, क्योंकि वो कंपनियों के हित में फैसले करते हैं और जनता उनके सामने बोल नहीं सकती। तो बिल्कुल ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है देश के। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मैं शकील साहब की तरफ जाऊंगा। शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बाहर की ताकतों की बात करें या फिर भारत के दुश्मनों की बात करें, तो ये आज तो नहीं है, मतलब पहले से है, तो लेकिन आज जो सूरत हाल बन रही है ये क्यों बन रही है? पहले जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल जिस तरह के भी हालात बने हुए, तो तब भी तो दुश्मन थे, तब भी तो जो है भारत को कोई ना कोई चाहता था कि वो इसको जो है यहाँ पर अदम इस्तेहकामी पैदा करे, तो तब भी वो चीजें थी, लेकिन आज वो असरअंदाज क्यों हो रही है? अगर हमारी मीडिया ही की बात कर लें, जो कुछ चल रहा है इसके पीछे कोई ना कोई बाहर की ताकत है। देखिए, जैसा कि कहा, लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर हुकूमत जी, मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए कि ताकतवर और पसंदीदा हुकूमत में बहुत बड़ा फर्क होता है। 38-40% अगर आप 38-37-38% लेकर अगर आप हुकूमत होते हैं, जैसा कि प्रणब मुखर्जी साहब ने भी कहा था कि आप मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकते हैं, लेकिन शकील माजरत के साथ में यहाँ ये कह दूं कि मैंने ये कहा है कि जो विदेशी ताकतें एजेंसियां होती हैं, जो कंपनियां जिनके फायदे होते हैं कि उनकी आदमी से लंबे समय तक वो डील कर सके और जनता उसके सामने आवाज ना उठाए, ऐसी विदेशी ताकतों को सिर्फ एक डिक्टेटर चाहिए होता है ताकतवर, जो जनता की भी ना सुने और किसी की भी ना सुने, एक आदमी से डील करो, काम खत्म। अच्छा, ठीक है जी, नहीं बिल्कुल। तो हो सकता है कि हमारे पास की जो बात हो रही है वो जमहूरी डिक्टेटर की बात हो रही होगी, जो कि मुंतखब होता है, लेकिन पसंदीदा हुकूमत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत अगर ताकतवर है तो शहर की हर गली में, मुल्क की हर गली गली में एहतजाज हो रहा है। ऐसे कई डिक्टेटर्स हमने देखा कि जिनके दौर के अंदर एहतजाज नहीं होते थे, हमने देखा, वो दौर देखा है।
कहते थे कि सद्दाम हुसैन के दौर में एहतजाज होता था तब तक, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आता था। लेकिन आप बताइए बाकर साहब, इस वक्त मुल्क की कौन सी गली में एहतजाज नहीं हो रहा, बताइए आप। सब तरफ हो रहा है, बिल्कुल हर तरफ हो रहा है। कई की खाखत पर हुकूमत है, आप मुसल्लत कर रहे हैं अपना जो जुल्म है, आप मुसल्लत कर रहे हैं, आप अपने इंतजामिया के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में मैं ऐसी नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं ताकत के जरिए बिल्कुल सहमत है, मैं वही बताऊं। लेकिन शकील साहब ये भी तो एक चीज है कि इसको भी जमहूरियत की खूबसूरती कहकर सब बताया जा रहा है कि आपको एहतजाज का मौका मिल रहा है, आप एहतजाज कर रहे हैं। अरे भाई एहतजाज कर रहे हैं, सही है, एहतजाज कर रहे थे बेचारे जेएनयू के तलबा, किसी और मसले पर, फीस के मसले पर एहतजाज कर रहे थे। उन को बिछा के आप उनको ऊपर हमला करवा देते हैं। वह कोई भी करा होगा हमला, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन कोई भी थे, नकाबपोश कौन थे, क्या थे, पता नहीं है, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। अगर दूसरी जगह पर कुछ होता है, उत्तर प्रदेश का आपने क्या नहीं देखा, हिंदुस्तान के पूरे शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है, लेकिन उस एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वहां पर एहतजाज के ऊपर सीधे बंदूक मार दी जाती है। तो बताइए कि ये ताकत नहीं तो क्या है, जैसा कि वाद नसीर साहब ने भी कहा कि ताकत से दबाया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या जमहूरियत के अंदर आप सिर्फ पसंदीदा शख्सियत नहीं है, आप पसंदीदा शख्सियत हरगिज नहीं है। अगर यानी आप ये बोल रहे हैं कि जो जितना मतलब पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये ना हो, मुकम्मल तौर पर अगर आजादी दी जाए, सबको मतलब फ्री कर दिया जाए और सबको इजाजत मिले जमहूरी हक का, तो सब तरफ मतलब मजीद एहतजाज होगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल होगा, एहतजाज तो हो रहा है। देखिए ताकत डराने के बावजूद भी लोग आते हैं, सड़कों पर आते हैं, वो उनको डराने के बावजूद भी आते हैं। लेकिन आप जेएनयू की बात करें, आप दूसरी जगह की बात करें, आपकी जगह पे अगर जो भी हुकूमत होती है, उत्तर प्रदेश में 20 बच्चों को आप गोली मार देते हैं, आप बेंगलुरु के अंदर गोली मार देते हैं, तो ये बताइए ये क्या है? यही तो है ना, सिर्फ आप अरे वो तो छोड़िए जनाब, एक मुल्क का वजीर आला ये कहता है कि बदला लिया जाएगा। बताइए कि इस तरह की कोई गुफ्तगू होती है क्या जमहूरियत के अंदर? अगर जमहूरियत के अंदर मुकाबला बैलेट के जरिए होता है, ईवीएम के जरिए होता है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम बदला लेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैलेट के जरिए तो नहीं, ईवीएम के जरिए हो रहा है जी। नहीं, ईवीएम के जरिए जो भी हो रहा है, जो भी फैसला हो रहे हैं उसके जरिए अच्छी तरह से। लेकिन आप ये कहते हैं कि बदला लिया जाएगा, और ये बदला लेने का आप जो बयान देते हैं, ये भी तो डराने की पॉलिसी है। आप बताइए कि क्या आप मुल्क के अंदर जमहूरियत को पूरी तरह से पासदारी कर रहे हैं? पूछ लीजिए हिंदुस्तान के अवाम से कि क्या ये लोग जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं? लोग बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, जमहूरियत के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, लोग दस्तूर को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। और मुझे तो डर लगता है कि जिस तरह से अंग्रेजी के अखबार हेराल्ड ने खबर शाये की थी, वी द इडियट्स बोलकर खबर शाये कर दी थी, इसलिए कि हिंदुस्तानियों को झिझोड़ा जाए, ये इसलिए कि ये लोग जो दस्तूर के साथ मजाक कर रहे हैं, खड़े खड़े तमाशा हिंदुस्तानी नहीं देख सकते, इसलिए उस अखबार में लिखा था कि वी द इडियट्स बोलकर लिखा था। जो दस्तूर के बारे में जो लोगों के अंदर जो जहन उनका मुंतशिर हो चुका है, जो लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए या लोगों को उस बारे में शऊर बेदार करने के लिए कि आप भी दस्तूर के पास हैं, सिर्फ वक्त की हुकूमत नहीं होती है दस्तूर की बचाने के लिए, ये जिम्मेदारी अवाम की होती है कि जब आपके दस्तूर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बराबर आपको हक है कि आप सड़क पर आ सकते हैं और अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। हम वी द इडियट्स नहीं है, हम वी द इंडियंस है बोलकर हम प्रूव करना चाहिए। जी मनोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश का इस वक्त इशू क्या है? क्या जो CAA का मामला है वो हमारा इशू है, NRC इशू है, NPR इशू है, ट्रिपल तलाक इशू है, या फिर जो मस्जिद का मामला, मंदिर का मामला था वो इशू है, या फिर हम देखें दीगर चीजें जो कुछ आज हमारे देश में चल रही है, ये हमारे इश्यूज हैं, या फिर एक्चुअल इश्यूज क्या हैं? और फिर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आप जितना सरकार को, जितने सरकार के मुखालिफ हैं, बीजेपी के जितने मुखालिफ हैं जो इस पर इल्जाम आयद करते हैं, उन्होंने चलिए 2014 में वो हार गए, उसके बाद भी उनका जो है बीजेपी पर जो है इल्जाम आयद करना का सिलसिला जारी रहा। 2019 का मौका मिला, लेकिन लोगों ने फिर जो है बीजेपी को चुना, उनको जो है भारी बहुमत दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिर जो यहाँ की जनता है वो फैसला कर रही है ना, तो फिर जनता ही फैसला करने वाली होती है, तो जनता का जो फैसला सामने आ रहा है उसको दुरुस्त समझें, या फिर जो अपोजिशन जो इल्जामात आयद कर रही है सरकार पर, उसकी पॉलिसीज पर, उसको दुरुस्त समझें? कौन गलत है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या चल रहा है? जी मनोज साहब। हाँ सर मेरा भाई जनता पर सब डिपेंड होता है ना, तो जनता कर रही है, जनता खुद वोट दे रही है, जनता खुद पॉलिसीज को पसंद कर रही है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि जो है 2019 में भी जो है बीजेपी को अच्छी भारी बहुमत से जो है इन्होंने जीता इलेक्शन। जी आपकी आवाज आ रही मुझे सर। भाई इस बात पे मेरा ये कहना है कि वर्तमान जो ये चुन कर गए हैं बीजेपी और संघ परिवार के माध्यम से, तो ये लोग ईवीएम के माध्यम से चुन कर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ईवीएम नहीं
नहीं चल सकता है, संविधान हमारा कहता है। तो पार्लियामेंट में कांग्रेस ने ये ईवीएम को पास कराया था विदाउट डिस्कशन के, और इसका इम्प्लीमेंट बीजेपी ने किया। अभी जितने सारे आंकड़े हैं ऑल इंडिया के ईवीएम के माध्यम से ही फ्रॉड करके जीते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जनता ने इनको चुना है। फिलहाल ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास में ऑल इंडिया के कि कई कैंडिडेट को 0-0 वोट मिला। तो इतने नालायक जो है नहीं हो सकते लोग कि अपने खुद को एक वोट नहीं डालेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता ने इन्हें नहीं चुना, ईवीएम भी इनके पास में हथियार के तौर पर है। लेकिन तो लेकिन दूसरी जी मनोज साहब, जहां तक हम वामन मिश्रम साहब की बात करें, वो सुप्रीम कोर्ट की बात दरमियान में लाते हैं। हमने भी इस प्रोग्राम में उनसे कई मरतबा बात की, आप भी जो है उसी हवाले से कह रहे हैं। मगर अभी तो ईवीएम का मामला खत्म हो गया, सारी चीजें जो कुछ प्रूफ करना था, ये सारी चीजें जिसने उठाई थी वो भी मामला खत्म हो गया। तो अब इस पर शायद बात करना भी ठीक नहीं है, मैं जहां तक समझता हूँ। नहीं सर, इसमें क्या है, इस मुद्दे को दबाया गया है, और अगर इसका समाधान नहीं होता है तो ये समस्याएं घटने की बजाय और बढ़ेगी। आंकड़े जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पहले चुनकर आए तो ये आंकड़े इसके जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। और संघ परिवार के लोग जो है ये पॉलिसी बना रहे हैं विदेशी ताकतों का। तो मेरा ऐसा मानना है कि विदेशी ताकतें इसके पीछे कोई नहीं है, संघ परिवार के लोग ही प्लान कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की। और संविधान जो है यूनाइट एंड रूल की बात कर रहा है, और संविधान को न मानने वाले लोग हैं संघ परिवार के लोगों ने। अभी जो एनआरसी का इन्होंने मुद्दा लाया, अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो सारे ही बड़े हैं, क्योंकि देश में कोहराम है और सारी जनता जो है खुश नहीं है इनके कामों से। तो ये डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम लागू किया है, तो ये संघ परिवार के माध्यम से ये शासन कर रहे हैं, और उसमें ईवीएम बहुत बड़ी सहयोगी है। अभी इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश से जो है मुसलमान आए, और अभी मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं आसाम के साथियों से मिला, पीड़ितों से मिला, तो उसमें से ज्यादातर लोग हैं SC ST OBC के लोग हैं, और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं। और ये लोग जो है इनको जो है टारगेट बनाया जा रहा है, और इसमें ज्यादा संख्या तो इसमें आ रही है SC ST OBC के लोगों की, और कम संख्या है मुसलमान साथियों की। तो टारगेट दोनों को ही बनाया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा बनाया जा रहा है तो SC ST को बनाया जा रहा है इसमें, SC ST OBC को। और इसके पीछे संघ परिवार की पॉलिसी चल रही है। ठीक है सारा डिवाइड एंड रूल का मामला चल रहा है। संविधान को मानते ही नहीं है तो हम इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। अभी दिल्ली में ही जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, और कई साथियों को आप डिटेन किया गया और मारा भी गया। तो फंडामेंटल राइट जो दिया हुआ है संविधान ने, उसको ही खत्म कर दिया। ठीक, भरोसा मैं यहाँ पर आपसे सवाल जरूर करूंगा। दलित भाई हैं, इनकी जो तादाद अगर हम देखें तो मुल्क की सबसे बड़ी तादाद इनकी है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है कि ये न सिर्फ बटे हुए हैं, बल्कि जिस तरह से जो सत्ताधारी लोग हैं वो जो चाहते हैं ये ऐन वक्त पर वो कर जाते हैं। तो फिर इसमें बताइए आप, क्या दोष नहीं दिया जाए कि जितनी मतलब दलित बिरादरी है या फिर जितनी इनकी पॉपुलेशन है, ये आपस में न सिर्फ बटे हुए हैं बल्कि वही करते हैं जिन पर आप इल्जाम आयद कर रहे हैं, वही करते हैं वो जो कहते हैं। तो ये चीज, इसका फिर सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन कैसे होगा? बटे हुए लोग नहीं है सर, बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे हुए लोग हैं, और इनको कानून बनाकर इनको हिंदू धर्म में काउंट किया गया और इनकी संख्या बढ़ाई गई, बल्कि उनको जानकारी नहीं है। और रही बात जो लोकतंत्र की जो 4 पिलर हैं, उन सब पर कब्जा है संघ परिवार का। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और न्यायपालिका, सारा चारों पिलर पर इनका कब्जा है। तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जनता को पूरी आवाम को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ये ऐसे सारे मुद्दे सर आते रहेंगे 24 तक, और इनकी सारी प्री प्लानिंग है। एक के बाद एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जो इशू जो एजेंडा लोकसभा में लेकर आए थे, उसमें से अभी इनका आंकड़ा ये बता रहा है कि 1% भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, भुखमरी की बात कर रहे थे, किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं किया।
बल्कि उससे हट कर ये काम कर रहे हैं। इस बात से साबित हो रहा है कि इसमें विदेशी ताकतें नहीं बल्कि संघ परिवार के लोग ही जो है इस पॉलिसी को बना रहे हैं और देश में लागू करना चाहते हैं, दंगा और फसाद खड़ा करना चाहते हैं बार बार। हिंदू बना मुसलमान, हिंदू बना मुसलमान। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, अब सोल्यूशन की बात जरूर करनी हमको होगी। यकीनन जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। अब जब हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पेश आ रही है तो कोई तो रास्ता हो सकता है भाई साहब, और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, तो फिर वो जमहूरी मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में फिर अवाम ही के कानों पर आ जाती है कोई भी चीज़ कि वही फैसला करें वो क्या चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी भाई साहब। जी बिल्कुल, मैं मुल्क को बचाने के लिए अगर जिस तरह से कहा जा रहा है, जी मैं इस ट्रांसपेरेंसी को जो समझा हूँ उसे बता देता हूँ, सोल्यूशन अपने आप समझ में आ जाए। जी, ट्रांसपेरेंसी ये है कि ये बिल्कुल वाजह था आंकड़े के तौर पे कि डेमोक्रेसी में आप माइनॉरिटी के खिलाफ जो है अगर एक मेजोरिटी के सेंटिमेंट्स को एनकैश कर लोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनॉरिटी कभी जीत ही नहीं सकती, वो अपने हक की मांग कर ही नहीं सकती, मेजोरिटी जो है पूरी तरह सत्ता में आ जाएंगे। इसीलिए मैं इसको मैच्योर डेमोक्रेसी कहता था, जो साबित हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने पहले क्या किया कि माइनॉरिटी के खिलाफ सेंटिमेंट को एनकैश किया और बाकी सबको जो है वो इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा क्यों हो गया? जो अभी मनोज भाई शिकायत कर रहे हैं, इनको एक कड़वा सा आईना दिखाता हूँ। आईना ये है कि जो हिंदू माइथोलॉजी मतलब सनातन, मनोज साहब आप सुने और आप अगर कुछ कहना चाहें तो कहें जरूर। जी 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 हाँ सुन भाई साहब कह रहे हैं। जी सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। सनातन माइथोलॉजी को मानते हैं तो उसी के हिसाब से वो अपने आप को दलित और दरिद्र मानते हैं, क्योंकि वो जो है उसमें जिस वर्ण में आते हैं उस वर्ण को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। उस वर्ण को तस्लीम करने का मतलब ये होता है कि जो उन वर्ण में कहा गया है कि ये सेवा के लिए दास है तो उनको अपने आप को दास मान लेते हैं। अगर वो ऐसा ना मानते तो वो सब कब के इस धर्म को जो है छोड़ चुके होते। अगर वो धर्म की व्यवस्था को मानते हैं तो वो अपने वर्ण को भी मानते हैं और अपने आप को दास मानते हैं। इससे इस कड़वी सच्चाई को आप इनकार नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा नहीं मानते तो उन्हें ये धर्म छोड़ना पड़ेगा। धर्म की व्यवस्था में पूरी तरह से वो दास है और दास रहेंगे धर्म की व्यवस्था में। अब आप आगे बढ़ना ना वो जब तक वो मतलब जो है धर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो दास नहीं छोड़ेंगे। वो तस्लीम करते हैं, इसलिए इन सब बातों के उकसावे से कि उनको कारोबार मिला नहीं मिला, रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, कोई गुस्सा आने वाला नहीं है। झूठी अफसाने हैं, इनमें कोई रास्ता मैं समझता नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद इन्होंने इनको समझ लिया कि ये इन्होंने अपनी पोजीशन को कबूल कर लिया है, ये दास है, जितने भी ओबीसी और दलित हैं सब अपने आप को दास। मनोज साहब आपको एतराज है, आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। एतराज से पहले अगली बात सुन लीजिए, फिर एतराज का भी जवाब। जी भाई साहब चूंकि वक्त कम है, जी हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और सोल्यूशन में ये जो हम गिनती कर रहे हैं ये महज इसलिए, ये परसेंटेज इसीलिए कि मुल्क को किस तरह से जो सूरत हाल जिस तरह से कहा जा रहा है इसको संभालने के लिए बात सुनिएगा। अगली कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मुख्तसर जी बात। अब उन लोगों ने पूरी तरह से जो है वामपंथियों को एक टारगेट यानी दलित साथ में आ गए, माइनॉरिटी को निशाना बना दिया और अब वामपंथी जिनको आप सेकुलर माने या कुछ भी माने, वामपंथियों को पूरी तरह से मुसलमानों की जगह पर लाके दुश्मन के रूप में देश के सामने खड़ा कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग कह के। ये एक अलग हो गया। इसमें से जो सेकुलर हिंदू थे वो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से निशाने पे आ चुके हैं। दलित जो है कुछ लोग विरोध कर रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ है और वो अपने चौथे वर्ण को, पांचवें वर्ण को जो है तस्लीम ठीक है भाई साहब है, ये वो साथ है। तो यहाँ जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आजादी जैसी बातें की सोच भी नहीं सकते। छोटे मोटे इक्का दुक्का जो है बुद्धिजीवी निकलते हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं। 99.9% दलित अपने आप को जो है वो सनातन माइथोलॉजी का हिस्सा मानते हैं, दास मानते हैं, वो कुछ। मनोज साहब क्या कहेंगे आप, खुलकर कहें क्या मतलब वाकई सूरत हाल क्या है? हम चाहते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। किसी भी जमहूरी मुल्क में एक सोच हो सकती है कि क्या किया जाए जो हालात बन रहे हैं इससे अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने दस्तूर को बचाने के लिए। जी 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 मैं आपकी बात सुनी मैंने और मैं इस बात ये कहना चाहूंगा कि हजारों साल से जो अनटचेबल लोग थे उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला संविधान में, न कि हिंदू धर्म के नाम पर राइट मिला। और पिछड़े वर्ग के लोग जो वर्ण व्यवस्था के अंदर थे और वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे अनटचेबल, जिनको शेड्यूल कास्ट के नाम पर काउंट किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है और कहना है कि संविधान में कोई भी अधिकार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को हिंदू के नाम पर नहीं मिला जी। इनको पिछड़े वर्ग के नाम पर राइट मिले। मनोज साहब, मेरा ये कहना है कि नहीं मिला, वो संविधान की आप बात कर रहे हैं। ये सरकार संविधान को नहीं मानती है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू व्यवस्था को लागू कर रही है, तो तब वर्ण व्यवस्था ही लागू होगी। तो आपको तो वही रहना पड़ेगा ना जो है। सर, उसमें काउंट किया गया है ये जो है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और दलित और हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया भारतीय संविधान में। ये हजारों साल के गुलाम लोग हैं, और ये हम सबको मिलकर ये बात समझानी पड़ेगी। और ये मुस्लिम भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो गैर मुस्लिम को हिंदू ही ना माने। SC ST OBC के लोग हैं जो नासमझ लोग हैं, वो अपने आप को मानते हैं। उनको पूछे जरा, हिंदू के नाम पर कोई आर्टिकल है भारतीय संविधान में? हिंदू के नाम पर कोई आर्टिकल ही नहीं है सर। तो किस आधार पर हम कहें हिंदू है? और हिंदू के नाम पर तो केवल उनको दंगे फसाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मुसलमानों के विरोध में दंगा करवाना होता है, तभी SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाया जाता है। जब राइट मांगते हैं, जी राइट मांगते हैं, तो वो दलित और पिछड़े वर्ग के बन जाते हैं। तो ये बात पूरे देश के जो है मुस्लिम आवाम को ये समझनी होगी कि वो हिंदू नहीं है, और वो हमारे खिलाफ में संघ परिवार के लोग दिन रात ये प्रोपोगेंडा बनाकर तैयार करते हैं। तो इस बात को हमें डिनाई करना पड़ेगा। उसमें नासमझ लोग शामिल है, जो हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है वास्तविक में। ठीक है, देखिए ये तो आपका मानना है, ये आपका कहना है। ठीक है, चले जाइएगा, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये आपका मानना है, मगर जिस नाम पर डिवाइडेशन हुआ, हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम इलाकों में, इवन बंगाल में भी देखा। बहरहाल वो अपनी बात समझाने में ज्यादा कामयाब है, और दलितों के साथ काम करने वाले जितने बुद्धिजीवी हैं वो असफल रहे हैं अपनी बात को और संविधान तक लाने के लिए दलितों को। ठीक है, इस इशू पे हम एक अलग प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश या किसी राज्य का मामला ले लीजिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, नेशनल मीडिया में ऐसे ही लोगों को सर बैठाते हैं ताकि वो अपने आप को हिंदू मान सके। जो जागृत कौम है, शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में जो समझदार लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया बैठाती नहीं है ना। ऐसे लोगों को प्रोपोगेंडा के लिए बैठाती है, और वो कहते हैं कि संख्या है हिंदू की 100% है, 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ भाई कहाँ पर है? शेड्यूल कास्ट को निकाल दो, वो हिंदू नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब्स को निकाल दो, वो हिंदू नहीं है। OBC को निकाल दो, वो हिंदू नहीं है। बचा कौन सा? ब्राह्मण लोग बचे। तो हिंदू के नाम पर कोई भी आर्टिकल नहीं है। और भारत संविधान निर्माताओं ने इसको जो है हिंदुस्तान नाम नहीं दिया। पहले ही आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत ट्रांसलेशन करने का मौका नहीं दिया आने वाली पीढ़ियों को भी। भारत। तो हमें ये हिंदुस्तान जैसा शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है जो संघ परिवार के लोगों को ये फायदा हो रहा है। ठीक है, उनको हम फायदा पहुंचा रहे हैं, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। मनोज साहब, इस कैलकुलेशन के हवाले से भी जरूर एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आप वायद साहब और जो है आप भी होंगे, जरूर बात करेंगे अलहदा से। अब मैं शकील साहब की तरफ जाऊंगा। शकील साहब, जानना यही है कि अभी जो हालात, अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, एक जनतंत्र जिसको कहा जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? अभी बिलखुसूस CAA के हवाले से ही चल रहा है सब कुछ, चाहे JNU का मामला हो, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें या दीगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। ये जो एहतजाज चल रहे हैं, हुकूमत ने तो कह दिया है कि वो एक इंच भी, अमित शाह ने कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एहतजाज दूसरी जानिब जारी है। तो ये हमारे मुल्क को कहाँ ले जाकर छोड़ेगा? और वाकई अगर हम यहाँ देखें तो हिंदू मुसलमान सभी जो है इसमें शामिल हैं। इसकी मुखालिफत में हम देख रहे हैं जो सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि देखिए, दो जिस तरह से जो एहतजाज कर रहे हैं वो एक उम्मीद के साथ तो कर ही रहे होंगे कि चलिए कुछ ना कुछ तो होगी, पास होने की। लेकिन मुझे अब सबसे ज़्यादा मेरी नज़र रहेगी कि अब जब 22 जनवरी या 20 जनवरी के बाद कभी भी अदालत में जब इसकी समाअत शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से इतने पिटिशंस आए हुए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करेगी। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भरोसा है, लेकिन बाज औक़ात ऐसा होता है ना कि जब कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं तो जिससे तकलीफ भी होती है और शुबहात का इज़हार भी बढ़ने लगता है। तो मुझे शुबहात भी हैं और इंसाफ की तवक्की भी है।
लेकिन पता नहीं मुझे क्या बात है, मुझे नहीं, मेरा जहन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ये एक बात मुझे एक घिर कर जाती है कि मुझे शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा शुबा जो है उस इंसाफ को लेकर जो मेरी जो उम्मीद है उससे ज्यादा हावी हो जाता है, मुझ पर हावी हो जाता है। मेरा शुबा इसलिए हावी हो जाता है कि माजी में जिस तरह के कुछ फैसलों को मैंने देखा है, जिस तरह के फैसलों को हिंदुस्तान ने देखा है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन फैसलों को देखा है, उन्हें शायद भी मेरे ख्याल से अगर इत्तेफाक होगा तो हो सकता है कि जिस तरह के फैसले हमने देखे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें शुबहात होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हमें इख्तलाफ राय रखने का पूरा पूरा हक है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें उम्मीद तो है, लेकिन हमारे शुबहात, मेरे शुबहात मुझ पर हावी हो रहे हैं, इसलिए कि माजी के जो फैसले हुए हैं वो हमारे साथ नहीं हुए हैं। और हम जानते थे कि इतनी तवील लड़ाई के बाद अगर कोई फैसला हमारे साथ नहीं आता है, हमारे हक में नहीं आता है, तो यकीनी तौर पर हमें मायूसी भी होती है और हमारे शुबहात बढ़ते हैं। लेकिन देखिए कि जैसा कि मैं कहता हूं कि उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर हम मायूस भी नहीं हैं और लड़ाई तो लड़ रहे हैं जी, चाहे वो लोकसभा हो, लोकसभा में जिस तरह से लड़ाई का आगाज हुआ था, जैसा कि सबने देखा कि जिस तरह से लोकसभा से जो लड़ाई का आगाज हुआ था, जिस दिन बिल पास हुआ, जिस तरह से बिल की कॉपी असद अवैसी ने फाड़ी थी, उसके बाद से जो काम हुआ है, अब उसके बाद जो बढ़ते जा रहा है, जो सड़कों पर जो लोग आ गए हैं, जो सड़कों पर लोग आने के बाद अब जो है, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की दस्तूर को बचाने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो लोग बखूबी समझते हैं कि यहाँ पर, जैसा कि वाहिद साहब ने कहा, कि मनोज साहब ने भी कहा कि लोग दस्तूर को नहीं मानते, तो हम दस्तूर को मानते हैं। जैसा कि एक नारा मैंने जामिया में देखा था कि दस्तूर बचाने निकले हैं और हमारे साथ। बिल्कुल 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 मनोज साहब, बिल्कुल 1 मिनट में चाहूंगा, क्या सलूशन हो सकता है? सरकार इस मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या हमारे देश का जो भविष्य जिसको हम कहा जाए वो कैसा, मतलब अभी क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? सर, पूरे देश की आवाम को मेरा यह अपील है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, इन सबको एक साथ जो है यूनाइट होके एक साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि ये अलग अलग जो है टुकड़ों पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। और सरकार फंडामेंटल राइट ही खत्म कर रही है, हमारी जो बोलने की आजादी है उस आजादी को ही खत्म कर रही है। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जो जेएनयू का आपने हवाला दिया, तो ये भी एबीवीपी की छात्रा है, कैडर बेस है, संघ परिवार के माध्यम तैयार की लड़की है। और जाति से, मैं जाति का यहाँ पे आधार नहीं देता हूँ, पर ये फैक्ट है कि वो जाति से ब्राह्मण है। अभी आज मैं जेएनयू से होके आया तो आप निकले, तो इस तरीके के जो खुलेआम गुंडागर्दी का समाधान तो वैसे नहीं होगा। और मैं पूरी आवाम को चाहता हूँ कि पूरी आवाम एक साथ मैदान में आए, तो इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि सारी एजेंसियों पर उनका कब्जा है और वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। सुनाने के लिए पूरी आवाम को आना पड़ेगा एक साथ, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपके पास क्या है, आप मतलब क्या इसका हल देखते हैं? और फिर अगर जिस तरह सब निकल भी रहे हैं सब मिलकर, तो यहाँ पर फिर इस पर इल्जाम भी आयद हो रहे हैं कि भाई ये एहतजाज कुछ और जो है इसके पीछे कोई और कारफरमा है, ये इल्जाम भी आयद हो रहे हैं। और अगर सरकार ने अभी मतलब जितना ताकत का इस्तेमाल करना है इसकी रोकथाम के लिए वो कर रही है, लेकिन हो सकता है अगर आने वाले दिनों में ये बढ़ जाए तो फिर इसकी तब्दील भी हो सकती है, जो सिचुएशन आज है वो कुछ और भी हो सकती है। भाई साहब, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बड़ा सीधे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एहतजाज हो रहे हैं वो जगह हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है, जहाँ उनके पास पुलिस नहीं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत या उनके पास पुलिस है, वहाँ जबरदस्ती लोगों के एहतजाज को डराकर लठ से, सरिये से या गोली से रोक दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। इसको बेसिकली लोकतंत्र की का ऐलान समझिए, इसको डिक्टेटरशिप का ऐलान समझिए। जहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस नहीं है, वहाँ लोग एहतजाज कर पा रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस है, वहाँ लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी आवाजें बंद कर दी गई है। इसका मतलब है डिक्टेटरशिप, और ये डिक्टेटरशिप देश में हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, मनोज साहब, शकील साहब, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, देखना यही है कि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, अब भी शायद मौका है, चाहे वो सरकार हो या फिर हम कहें कि जो सरकार में शामिल जो दीगर पार्टियां हैं वो हो, यकीनन जिस तरह की सूरत हाल है इसको नरमी के साथ डील करना होगा और समझना होगा कि वाकई जब लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ रहे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। कम से कम आप बात तो कर देखें, ताकि जो इस वक्त एक क्योस हम कह सकते हैं बना हुआ है और फिर मुख्तलिफ जो है अंदेशे और खतरात और
खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, तो यकीनन इस हवाले से कुछ तो ज़रूर यकीनन हुकूमत को नर्म होना होगा और कम से कम जनता को समझना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ताकि ये जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है ये दूर हो सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।